आज हम देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी खास करके पुर्तगाली आखिर क्यों आए, क्या ऐसा चल रहा था पुर्तगाल में कि उन्हें भारत आना पड़ा। 1492 में वास्को डी गामा 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। तो मोटा मोटी एक कॉन्सेप्ट था यूरोपीय समाज में कि जो उनकी औलादें होती थी 3-4, तो उनमें से सिर्फ ऊपर के 2 को ही संपत्ति का 90% दिया जाता था। नीचे जो 2 रहते थे छोटे, उनके लिए नहीं दी जाती थी, उन्हें सिर्फ 10% दिया जाता था। वो भी इसलिए कि वो कहीं और जा सकें और अपना सेटलमेंट बना सकें वहाँ। तो इसी कॉन्सेप्ट के बाद में लोग यूरोप से निकलना शुरू हुए। तो 1492 में वो वहाँ गया कोलंबस, और 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुँचा। जब वास्को डी गामा भारत पहुँचा तो भारत कहाँ से पहुँचा? ऐसा नहीं था कि पहले से यूरोपीय लोगों को भारत के बारे में पता नहीं था, वो जानते थे। क्योंकि देखिए, इटली से रोमन का ट्रेड चलता था इंडियन से, ग्रीक्स का चलता था इंडियन से, लेकिन वो लैंड वाइज था। तो बीच में ऑटोमन आता था, टर्की। तो उनसे कॉन्फ्लिक्ट चलने लगा, शुरू हो गया। तो उन्होंने फिर समुंदर का रास्ता खोजना शुरू किया, और उसी के क्रम में वो कैप ऑफ गुड होप, मतलब दक्षिण अफ्रीका है नीचे, यहाँ है कैप ऑफ गुड होप, वहाँ से होते हुए वो अटलांटिक, साउथ अटलांटिक और हिंद महासागर पहुँच गए। और हिंद महासागर, अरब सागर होते हुए वो पहुँचे भारत के पश्चिमी तट पर, जहाँ उन्हें एक नाविक मिला वास्को डी गामा को, अब्दुल मनीक नाम का। ये नाम आप याद रखिएगा, ये पीटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्री का जो भी एग्ज़ाम होता है, यूपी पीसीएस, पीएस, एमपी पीसीएस में ये ज़रूर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि काफ़ी विकसित सभ्यता है और काफ़ी बड़ी मात्रा में ट्रेड होता है। सूती वस्त्रों का ट्रेड होता है, मसालों का ट्रेड होता है, फलों का, इवन हर चीज़ का। इंडस्ट्री सेक्टर भी काफ़ी अच्छे पैमाने पर, क्योंकि देखिए 1400 से जब मुग़ल आए भारत में, उसके पहले से भारत में राजनीतिक पतन तो हो रहा था, लेकिन आर्थिक रूप से लोग अब भी बहुत अच्छी स्थिति में थे। और ख़ासकर पश्चिमी किनारे पे, क्योंकि वहाँ मराठों की सत्ता थी, और मराठों द्वारा काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया था व्यापार के मामले में। तो इसी के बाद में, लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी भारतीय समाज में उस टाइम में, कि भारतीय समाज राजनीतिक रूप से कमज़ोर था। क्यों था, ये आगे डिस्कस करेंगे जब मुग़लों का चैप्टर आएगा। पुर्तगाली पहुँचे तो गोवा में उसका स्वागत वास्को डी गामा का जमुरिन, एक हिंदू शासक था, उसने किया। उसके बाद में कुछ टाइम तक वो वहाँ रहा। उसके बाद में फिर वो रिटर्न गया, कहाँ? यूरोप, पुर्तगाल। तो जब वो पुर्तगाल पहुँचा तो उसको यहाँ से गिफ्ट में मिली चीज़ें, जैसे मसाले, कपड़े, बहुत सारे कपड़े और कुछ सोने की वस्तुएं, जिसको उसने वहाँ एज ए प्रॉपर्टी, एज ए ट्रेड सेल किया। तो आप देखेंगे कि उन्हें 60 गुना ज़्यादा मुनाफा मिला। अगर जो चीज़ यहाँ 1 रुपये की थी, वहाँ वो 60 रुपये में उसने सेल की। तो वो समझ गया कि ये काफ़ी फ़ायदे का सौदा है, और इसका फिर उसको बुलाया गया वहाँ के राज दरबार में, उससे पूछा कि क्या है। तो इसके बाद में फिर जस्ट कुछ ही सालों में, 2 से 3 सालों में, फिर उनका एक बेड़ा फिर से आया, जिसका गवर्नर था फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, जो भारत पहुंचा। और उसने देखा कि भारत में उनका एक कॉम्पिटिटर भी है। कौन हो सकता है कॉम्पिटिटर? पुर्तगालियों का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था उस टाइम में भारत में अरब्स थे, क्योंकि अरब समुंदर के रास्ते भारत से काफ़ी व्यापार करते थे। लेकिन पुर्तगाली इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा सीधा कब्जा रहेगा समुंदर पे, और उन्होंने अरब्स को ख़त्म कर दिया, समुंदर पे एकाधिकार कर लिया। इसी को शांत जल की नीति कहा गया। शांत जल की नीति का मतलब कि अगर हम अकेले रहेंगे तो समुंदर में शांति रहेगी, और अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर आया तो समुंदर में
विवाद बढ़ेगा। और इसी क्रम में उन्होंने गोवा पर भी कब्जा किया। गोवा पर 1510 में कब्जा किया अल्बुकर्क ने, जो कि एक कट्टर कैथलिक ईसाई था, रोमन कैथलिक ईसाई था कट्टर, और ये दूसरा गवर्नर बना। और इसने गोवा पे जो यूसुफ आदिल शाह था उससे गोवा छीन लिया और गोवा पे कब्जा कर लिया। ठीक है। और फिर इसके बाद नैनो डी कुन्हा, इसने, ये भी एक कट्टर ईसाई था, इसने बसीन, हुगली, दीव, दमन आदि क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। देखिए करते क्या थे ना कि ये कब्जा करते थे, धर्म परिवर्तन करवाते थे, मास किलिंग करते थे। ये मिला जुला के टोटल कट्टरवादी थे, और इनका कोई वो नहीं था दूसरा। पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या हुआ? देखिए यही कट्टरवादी होना, कट्टरवादी हो गए ये बहुत बड़ी उसमें। और इन्होंने मुग़लों को पहले तो खुश किया, फिर मुग़लों से इनका पंगा हो गया तगड़ा। क्योंकि देखिए मुग़ल नहीं चाहते थे, मुग़ल चाहते थे तुम ट्रेड करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पे राजा नहीं बन सकते। और इन्होंने यही कोशिश की। तो उस समय ये इतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे कि मुग़लों से पंगा ले सकें, और इसी वजह से ये चले गए। और भी कई कारण हैं। वहाँ की आंतरिक पॉलिटिक्स, हुआ ये था कि यूरोप में पुर्तगाल और स्पेन का एक गठबंधन था जो लड़ रहा था ब्रिटेन से। कहाँ लड़ रहा था? लैटिन के लिए। तो इन्होंने लैटिन पे कब्जा कर लिया था, ब्राज़ील पे खासकर। तो उस कारण से ये यहाँ कमज़ोर हो गए, वहाँ मजबूत थे, तो यहाँ फिर ये कमज़ोर हो गए। और ये भी कारण आप कह सकते हैं कि इन्होंने ब्राज़ील मिल गया जो कि काफ़ी पास भी पड़ रहा था, तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है वहाँ सेटलमेंट करते हैं। और इन्होंने कुछ एरिया पे कब्जा परमानेंट रखा, जैसे गोवा 1961 में सैन्य कार्रवाई के द्वारा छुड़ाया गया। तो वही है। इनका प्रशासन क्या था? इनका प्रशासन ये था कि ये, इनका वायसराय होता था, 3 साल तक वो कार्य करता था, 1 साल तक सदस्यों की अनुशंसा पर कार्य करता था, टोटल 4 साल काम करता था। और इनका सेंट्रलाइज सिस्टम था, टोटली सेंट्रलाइज था, पावर पूरी की पूरी वहाँ से मैनेज की जाती थी, पुर्तगाल से, जहाँ वहाँ का राजा था उससे द्वारा मैनेज की जाती थी। देन इसके बाद में पुर्तगालियों का मुग़लों से संबंध। देखिए पुर्तगालियों का शुरुआत में अकबर से बहुत अच्छे संबंध बने, क्योंकि देख अकबर नए समाज जानने में और नया धर्म जानने में बहुत इंटरेस्टेड रहता था। इसी के क्रम में उसको पता चला कि कोई आए हैं यूरोप से, तो वो उनसे मिलने, वो उसी टाइम पे वहीं था, महाराष्ट्र के एरिया में, विदर्भ तरफ था, तो वही कैम्ब्रे चला गया। कैम्ब्रे में वो कैम्ब्रे में मिला एंटी न्यूब्रेल नाम की एक मिशनरी से मिला, जो कि एक ईसाई धर्म प्रचारक था, पर उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। उसने कहा कि चलो ठीक है आगे देखेंगे। जब उसने दीन धर्म सुलह कुल की नीति शुरू की और दीन इलाही शुरू किया, तब अकबर ने फादर जूलियन परेरा को अपने दरबार में चर्चा के लिए बुलाया। जैसे उसने जैन संतों को बुलाया था, बौद्ध को बुलाया था, हिंदू को बुलाया था, ऐसे ही इसको बुलाया। लेकिन इनको कहीं ना कहीं लगता था कि शायद हम अकबर को ईसाई बना दें, लेकिन अकबर तो अपना मतलब ज्ञान के लिए बात कर रहा था। होता यही है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है। पर इसके बाद में 1578 में मुग़लों की राजधानी थी, उस समय में जो अकबर के समय में राजधानी मुग़लों की थी, और आगरा जो मेन सिटी हुआ करती थी, फतेहपुर सीकरी, उसमें काफ़ी समय तक ये लोग रहे हैं। इसके बाद में जब जहांगीर आया, तो जहांगीर से भी इनके संबंध अच्छे रहे। 1605 में उसने जेरूबेस्ट को दरबार में बुलाया, जो कि एक और लाहौर में एक बहुत बड़ी चर्च, कैथोलिक चर्च का निर्माण करवाया। वो किसने करवाया था? वो जहांगीर ने करवाया था 1608 में। आगरा में बीच दीक्षा स्थान का आयोजित किया, जिसमें कैथलिक रीति रिवाजों का काफ़ी खूब प्रचार किया। लोगों से कहा कि अगर आप कैथलिक बनना चाहते हैं तो बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए काफ़ी पैसा भी दिया जहांगीर ने। जहांगीर उनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, उनकी चित्रकारी से काफ़ी प्रभावित था, क्योंकि देखिए वहाँ नव जागरण हुआ था, पुनः जागरण हुआ था। तो जो ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट था, उसके जो चित्र थे वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए पूरी दुनिया में, जैसे मोनालिसा वाले। लेकिन उन चित्रों को प्रति
जहांगीर की काफ़ी रुचि थी, इतनी रुचि थी कि कहा जाता है कि उसने कुछ अपने सिंहासन की बाजू में लगवाए थे। अभी कितना सच है कितना झूठ है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और ईसाइयों को लगने लगा था, खास करके जो मिशनरी थे, कि शायद जहांगीर बन जाए ईसाई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोई अपना धर्म इतनी ईजिली नहीं छोड़ता, खासकर राजा क्यों छोड़ेगा अपना धर्म, उसको थोड़ी ना डर है, वो किसी धर्म को रिस्पेक्ट करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने सोचा कि धर्म परिवर्तन कर ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि देखिए, चीज़ें इतनी ज़्यादा साफ तभी होती हैं जब उनमें कुछ दम होता है। जैसे अशोक ने धर्म परिवर्तन किया, अशोक ने एक्चुअली एग्जैक्टली धर्म परिवर्तन नहीं किया था, उसने कुछ बुद्धिस्ट थॉट्स को लिया था। ऐसे ही अकबर ने कुछ मिशनरियों के थॉट्स को भी लिया, ठीक है, जहांगीर ने लिया। इसके बाद देखेंगे आप कि शाहजहाँ और औरंगज़ेब ने तो इसको काफ़ी रूप में फॉलो किया। जो औरंगज़ेब तलवार की दम पे धर्म परिवर्तन करवाया, वो थॉट्स पुर्तगालियों से ही आया था, क्योंकि उसने मतलब देखा है कि कैसे ये करवाते हैं और कैसे कर सकते हैं, धमका के, डरा के, पैसा दे के और तलवार की दम पे। ये धर्म परिवर्तन का थॉट्स ईसाइयों से मुसलमानों में आया, कहाँ? भारत में, ठीक है। तो ये कहा, इसके बारे में अब हुआ क्या कि अंग्रेज़ों, नहीं सॉरी, इसका क्या नाम है, पुर्तगालियों ने ऐसे कब्जे शुरू कर दिए। दमनदीप, मैंने बताया नहीं, नन्नाडी कोना, इसने कब्जा किया हुगली में। हुगली उस टाइम में मुग़लों का एक गढ़ हुआ करता था, औद्योगिक गढ़ हुआ करता था, जिस पे कब्जा किया। इससे जहांगीर भड़क गया, और जहांगीर भड़का तो उसने सीधा उन्हें वहाँ से ख़त्म ही कर दिया, और यहाँ से उनके मुग़लों से संबंध खराब होते चले गए, और अंततः औरंगज़ेब ने तो इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारा, ऐसा कहा जाता है। जो मतलब वो वाला एरिया है गुजरात का रण वाला एरिया, उसमें। इसके बाद इनके आने से हुआ क्या भारत में? इनके आने से भारत में हुआ ये कि ये लैटिन से काफ़ी चीज़ें, काफ़ी फसलें भारत लाए, जैसे पपीता, अनानास, आलू, और प्रिंटिंग प्रेस, ये यूरोप से प्रिंटिंग प्रेस लाए, यांत्रिक घड़ियाँ लाए, तो काफ़ी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स ये वहाँ से यहाँ लाए हैं। ये तो इनका योगदान थोड़ा सा था, और कुछ प्रशासनिक योगदान भी था। आगे चल के इनकी पॉलिसी को अंग्रेज़ों ने भी काफ़ी हद तक फॉलो किया, लेकिन वही वाली बात है ना कि इनकी फ्लॉप हो गई, उनकी सफल हो गई। उनकी सफल होने के पीछे भी कारण जो होंगे वो आगे डिस्कस करेंगे। जब अंग्रेज़ आए, यूरोपीय वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उसमें क्या हुआ वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो इतना पूरा मैटर ये था। अब आपको देखना ये है कि इससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या क्या वो लाए, ठीक है, क्या कारण था कि उन्हें जाना पड़ा, मुग़लों से कैसे संबंध थे, इससे एक आध क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। और उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई। उन्होंने अपनी फैक्ट्री सबसे पहले मसूलीपट्टनम में, साउथ में, 1603 में लगाई थी। और उन्होंने अपनी फैक्ट्री हुगली में लगाई। उन्होंने अपनी फैक्ट्री गोवा में लगाई। गोवा में उन्होंने एक्चुअली एक कारखाना बनवाया था, वो फैक्ट्री नहीं कह सकते, उसको कारखाना कह सकते हैं। तो इतना मिला जुला के उनके बारे में इतनी सब चीज़ें हैं। लेकिन ये चीज़ आप 1498-92 नोनाडी कोना, अल्बुकर्क, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, शांत जल की नीति, उनके पतन के कारण, मुग़लों से संबंध, ये पूरा का पूरा लमसम आप याद रखिए, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आते रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।